पुलिस के लिए किसी सीरियल किलर का नाम जानना, लेकिन फिर भी उसे पकड़ न पाना असामान्य है, लेकिन ऐसा होता है। इस वीडियो में हम 3 ऐसे सीरियल किलर्स पर नजर डालेंगे जिनका या तो नाम लिया गया था या उनका बहुत सटीक वर्णन किया गया था, लेकिन वे अपने अपराध करने के बाद बस गायब हो गए और फिर कभी उनके बारे में कुछ नहीं सुना गया। आप पूछते हैं कि वे कहां हैं? खैर, यह बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आल्मा क्रॉफर्ड 1971 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेलबर्न उपनगर ग्लेनरॉय में उस वक्त सनसनी मच गई जब क्रॉफर्ड परिवार के 4 सदस्य पोर्ट कैम्पबेल के लोच लॉकहार्ट गॉर्ज में एक चट्टान के नीचे मृत मिले। उनकी पहचान थरेस क्रॉफर्ड, जो गर्भवती थीं, और उनके 3 बच्चों कैथरीन जीन 12 वर्ष, जेम्स विलियम 8 वर्ष और करेन जीन 6 वर्ष के रूप में हुई। शव कार में कंबलों में लिपटे मिले, जिसमें एग्जॉस्ट से ड्राइवर साइड खिड़की तक पाइप लगाया गया था ताकि मौत हत्या आत्महत्या लगे। पुलिस ने क्रॉफर्ड परिवार के घर की तलाशी में एक क्रूर हत्या के सबूत पाए। एक लंबा इलेक्ट्रिकल कॉर्ड मिला जिसमें एलिगेटर क्लिप्स थीं। पुलिस को लगा कि हत्यारे ने ये क्लिप्स टेरेसा के कानों में लगाकर उसे सोते समय करंट लगाकर मार डाला। टेरेसा की हत्या करने के बाद हत्यारे ने बच्चों को किसी भारी चीज, संभवतः हथौड़े से पीट-पीट कर मार डाला। वह ऐसे संकेत भी मिले कि किसी ने हत्या के स्थान को साफ करने की कोशिश की थी। फिर पीड़ितों को परिवार की कार में डालकर सैकड़ों मील दूर लॉकहार्ट गॉर्ज की चट्टान की चोटी तक ले जाया गया। हत्यारा चाहता था कि कार और शव समुद्र में गिरें, लेकिन कार 20 मीटर नीचे एक किनारे पर फंस गई। आल्मा क्रॉफर्ड, टेरेसा क्रॉफर्ड के पति और 3 बच्चों के पिता कहीं नहीं मिले, इसलिए वे मुख्य संदिग्ध बन गए। मृत्यु के बाद जांच में पाया गया कि आल्मा अपने परिवार की हत्या के लिए जिम्मेदार थे और अब भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे वांछित लोगों में हैं। हालांकि उस समय 41 वर्षीय आल्मा को पिछले 53 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर कई बार देखे जाने की रिपोर्ट के बावजूद फिर कभी नहीं देखा गया। 1994 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखे जाने की रिपोर्ट पुलिस ने विश्वसनीय मानी, लेकिन वे उस आदमी का पता नहीं लगा सके। 2005 में ऐसा माना गया कि टेक्सास की एक मुर्दाघर में मिली लाश क्रॉफर्ड की है और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक ने भी इसकी पुष्टि की कि यह संभवतः वही व्यक्ति है। यह रिपोर्ट आने पर उम्मीदें और बढ़ीं कि मृतक ने पहचान छुपाने के लिए जानबूझकर उंगलियों के निशान मिटा दिए थे। 5 साल बाद न्यू साउथ वेल्स में क्रॉफर्ड के एक रिश्तेदार मिले और डीएनए से साबित हुआ कि टेक्सास के मुर्दाघर में मिला व्यक्ति क्रॉफर्ड नहीं था। संभवतः आल्मा अब जीवित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जांच अभी भी जारी है। विक्टोरिया के जासूसों को अभी भी उम्मीद है कि वे उस आदमी को ढूंढ लेंगे जिसने अपने परिवार की हत्या की थी और सालों बाद गायब हो गया था, चाहे मरा हो या जिंदा। बाइबल जॉन 1960 के दशक के अंत में ग्लासगो स्कॉटलैंड में कई हत्याएं हुई थीं। पेट्रिशिया डॉक्टर, जेमाइमा मैकडोनाल्ड और हेलेन पुटॉक की हत्या एक ही व्यक्ति द्वारा मानी जाती थी। ये सभी युवतियां ग्लासगो के बैरोलैंड बॉलरूम में रात बिताने गईं और अपने बच्चों को परिवार के पास छोड़ गईं, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटीं। तीनों का गला घोंटा गया था और उनके शव उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर फेंक दिए गए थे। इन हत्याओं ने ग्लासगो की युवतियों के बीच डर पैदा कर दिया था, जो मान चुकी थीं कि कोई सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है, और अपराधी की तलाश ने स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू करवा दिया था। हेलेन पुटॉक उसकी तीसरी और आखिरी शिकार थी, जिसकी हत्या ने हत्यारे का नाम और हुलिया सहित सबसे ज्यादा सुराग दिए। हेलेन की हत्या से एक रात पहले वो जीन के साथ बैरोलैंड्स बॉलरूम गई थी। उस शाम हेलेन ने नई काली ड्रेस पहनी जो उसी दिन खरीदी थी।
उसकी बहन के मुताबिक वो बहुत सुंदर लग रही थी। हेलेन के 2 बच्चे थे जो उसकी शादी जॉर्ज पुटॉक से हुए थे, जो रॉयल कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में थे। शादी टूटने के बाद हेलेन ग्लासगो लौटकर मां के साथ अर्ल स्ट्रीट में रहने लगी। बॉलरूम में दोनों महिलाओं की अलग अलग पुरुषों से मुलाकात हुई। दोनों ने अपना नाम जॉन बताया। 31 अक्टूबर 1969 की सुबह जीन और हेलेन दोनों पुरुषों के साथ बॉलरूम से निकल गईं। जीन का डांस पार्टनर चला गया और बस में चढ़ गया, जबकि जीन, हेलेन और दूसरा जॉन टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी की सवारी के दौरान जीन ने बाद में जॉन के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे से बोलता था और शादीशुदा महिलाओं के बैरोलैंड जाने को लेकर उसके मजबूत विचार थे। उसने बैरोलैंड को व्यभिचारियों का पाप का अड्डा कहा। उसने कहा कि वह प्रयोगशाला में काम कर चुका है और ग्लासगो से वाकिफ है। उसने कई बार मूसा की कहानियां उद्धृत की और बताया कि वह शराब नहीं पीता। जीन को भी ऐसा महसूस हुआ कि वो नहीं चाहता था कि वो उसके और हेलेन के साथ टैक्सी में हो। जीन को घर छोड़ने के बाद हेलेन टैक्सी में अपने घर जा रही थी, लेकिन अफसोस वो वहां नहीं पहुंच पाई। अगली सुबह एक आदमी ने कुत्ते को टहलाते वक्त 29 वर्षीय हेलेन की अधनंगी लाश देखी। उसका बुरी तरह से पीटा गया शरीर उसके अर्ल स्ट्रीट फ्लैट के पिछवाड़े के बगीचे में एक नाली के पाइप के पास पड़ा था। उसके साथ यौन शोषण किया गया था और उसकी एक स्टॉकिंग से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका हैंडबैग खाली कर दिया गया था, लेकिन वो गायब था। यह स्पष्ट था कि हेलेन ने हमलावर को दूर भगाने की बेताब कोशिश की थी। हेलेन की मौत के समय भी वो माहवारी में थी और हत्यारे ने उसकी बाईं बाह के नीचे सैनिटरी नैपकिन रखा था, जैसे पहले की 2 पीड़िताओं के साथ हुआ था। जीन एक महत्वपूर्ण गवाह थी और उसने उस आदमी के बारे में जितना बता सकती थी सब कुछ बताया। उसे लगता था उसका नाम जॉन टेम्पल्टन, जॉन सिंपल्टन या जॉन एमरसन था। वो स्मार्ट सूट में लंबा पतला था और एम्बेसी सिगरेट पीता था। उसके आगे के दांतों में एक दांत दूसरे पर चढ़ा हुआ था। जीन के विवरण के बाद एक बस ड्राइवर और कंडक्टर ने दावा किया कि उन्होंने उसी आदमी को 31 अक्टूबर रात 2 बजे डम्बार्टन रोड और ग्रे स्ट्रीट चौराहे पर देखा था। वो आदमी बिखरे हाल में था। जैकेट पर कीचड़ और आंख के नीचे लाल निशान था। दोनों गवाहों ने देखा कि वह बार-बार अपनी एक कमीज की आस्तीन को जैकेट की आस्तीन के भीतर खोस रहा था। यह अहम है क्योंकि हेलेन की हत्या स्थल पर कफलिंक मिला। उसी आदमी को आखिरी बार सार्वजनिक फेरी की ओर जाते हुए देखा गया था, ताकि वो क्लाइड नदी को पार करके शहर के दक्षिणी हिस्से में जा सके। उसके बाद वो गायब हो गया। जब प्रेस को जीन द्वारा दी गई जानकारी मिली, तो हत्यारे का वर्णन करने के लिए बाइबल जॉन नाम का इस्तेमाल किया गया। 5000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई और पहली बार जांच में संदिग्ध का पुलिस स्केच इस्तेमाल हुआ, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 1995 में केस दोबारा खुलने पर एक संदिग्ध का शव निकाला गया, लेकिन डीएनए सबूत न मिलने से उसे मामले से हटा दिया गया। सालों में कई संदिग्ध सामने आए और पुलिस द्वारा मामले को दबाने की बातें भी हुईं, लेकिन आखिरकार 5 दशकों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह मामला अनसुलझा ही है। लगभग तय है कि वही आदमी था जो हेलेन के साथ टैक्सी में था और रात को गायब हो गया, जिसे पकड़ा नहीं जा सका। जावियर पिएरे, मेरी डुपॉन दे ला लगुनास। जावियर डुपॉन दे लगुनास, उनकी पत्नी एग्नेस और उनके 4 बच्चे एनी, आर्थर, थॉमस और बेनुआ एक आदर्श फ्रेंच परिवार लगते थे। जावियर और उनकी पत्नी की शादी 1980 के दशक में हुई थी और उन्होंने 2 साल के बेटे आर्थर को अपने बेटे की तरह अपनाया। जावियर का परिवार फ्रेंच अभिजात वर्ग में था, लेकिन वे नांतेस, फ्रांस में 55 बुलेवार्ड रॉबर्ट शूमान पर साधारण घर में रहते थे। कई व्यापारिक प्रयासों में असफल होने के बाद जावियर एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे, जबकि एग्नेस नांतेस के कैथोलिक स्कूल में असिस्टेंट के रूप में काम करती थीं। लेकिन जिंदगी उतनी अच्छी नहीं थी जितना सब सोचते थे। जावियर भारी कर्ज में थे, जिसने उनके परिवार के रहन-सहन को खतरे में डाल दिया था। यही वे घटनाएं हैं जिन्होंने इस परिवार के अंत तक पहुंचाया। 1 अप्रैल 2011 को 20 वर्षीय आर्थर सेंट गैब्रियल प्राइवेट कॉलेज से निकले, लेकिन अपनी पिज़ेरिया नौकरी पर नहीं पहुंचे। ये उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। अगले दिन जेवियर ने कई स्थानीय दुकानों से सीमेंट, फावड़ा, कुदाल और 4-10 किलोग्राम के चूने के बैग खरीदे।
3 अप्रैल रविवार को पड़ोसी ने एग्नेस और फिर जेवियर को बड़े बैग्स सिट्रोइन C5 में रखते देखा। शाम को जेवियर, एग्नेस, एनी, आर्थर और बेनेट ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर सिनेमा गए। कुछ दिन बाद जेवियर ने 18 वर्षीय थॉमस को डिनर पर बुलाया और कहा कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो दोस्त के घर से लौट आए। माना जाता है कि तब तक जेवियर ने एग्नेस और अपने बाकी 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। उसी दिन 20,000 यूरो के कर्ज की वसूली के लिए बेलिफ घर आया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। माना जाता है कि 3 से 5 अप्रैल के बीच जेवियर ने अपनी पत्नी, 4 बच्चों और 2 पालतू कुत्तों की हत्या की। आगे के दिनों में उसने दोस्तों और परिवार को रहस्यमय ईमेल और एक विस्तृत व्याख्या वाला पत्र भेजा। अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन के लिए गुप्त रूप से काम करने के बाद पूरे परिवार को संघीय गवाह सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अमेरिका भेजा गया। कुछ सालों तक कोई उनसे संपर्क नहीं कर पाएगा। 11 अप्रैल को चिंतित परिवार और पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया, जब उन्होंने क्रॉफर्ड के आमतौर पर व्यस्त घर में कोई गतिविधि नहीं देखी। 2 दिन बाद वे पहुंचे, घर की जांच की, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला और माना कि परिवार स्वेच्छा से गया है। पुलिस ने परिवार के घर का दौरा करना जारी रखा, लेकिन हर बार उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। 21 अप्रैल को अपनी छठी यात्रा तक उन्हें बगीचे की टेरेस के नीचे कुछ अजीब मिला। खुदाई के बाद उन्हें एक कब्र मिली, जिसमें एग्नेस, आर्थर, बेनॉइट और एनी के शव थे। वहां 2 कुत्ते भी एक क्रूज के साथ दफनाए गए थे। थॉमस का शव एक अलग कब्र में मिला। जेवियर का शव न मिलने पर पुलिस ने उसे मुख्य संदिग्ध माना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पहले एग्नेस की हत्या हुई, फिर नशा देकर बच्चों की। 4 बच्चों को सोते वक्त सिर में 2-2 गोलियां साइलेंसर लगी राइफल से मारी गईं। इन हत्याओं को योजनाबद्ध फांसी की तरह माना गया। अजीब बात यह थी कि घर में खून का कोई निशान नहीं था, जिससे पुलिस हैरान थी कि 5 लोगों की हत्या बिना सबूत कैसे हुई। जांचकर्ताओं को किसी का फिंगरप्रिंट या डीएनए नहीं मिला और जेवियर के खिलाफ कोई भौतिक सबूत नहीं था। सबूतों की कमी के बावजूद जेवियर की तलाश जारी थी। उन्होंने पता किया, जेवियर उस इलाके से जा चुका था और कई होटलों में रुका था जहां वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। एक होटल में उसने अपनी कार पार्किंग में छोड़ दी थी और उसे एक बैग ले जाते हुए देखा गया, जिसमें एक लंबी चीज थी जो शायद हत्याओं में इस्तेमाल की गई राइफल हो सकती थी। जांचकर्ताओं ने उन इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जहां जेवियर को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। इससे कई लोगों को यह विश्वास हो गया कि उसने दक्षिणी फ्रांस के पहाड़ों की किसी एकांत गुफा में आत्महत्या कर ली। हालांकि जुलाई 2015 में एक अजीब बात हुई, जब नांतेस के एक पत्रकार को आर्थर और बेनॉइट की एक तस्वीर भेजी गई। पीछे एक साधारण नोट लिखा था, मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर वो जिंदा है तो कहां है? मामले में अजीब बात यह है कि बाहरी सदस्य सोचते हैं पूरा परिवार अब भी जिंदा है। वे पूछते हैं कि शवों का जल्दी अंतिम संस्कार क्यों हुआ और देखने की अनुमति क्यों नहीं मिली। मैंने सुना डीएनए टेस्ट से पता चला कि सभी पीड़ित संबंधित थे या नहीं। यह भी कहा गया कि शव वहीं रखे गए थे। यह भी दावा किया गया है कि जेवियर की पीठ में दर्द था और वो शारीरिक रूप से उन कब्रों को नहीं खोद सकता था जिनमें शव मिले थे। एक और अजीब बात यह है कि जेवियर ने हत्याओं के बाद अपने निशान नहीं छुपाए। उसने अपने बैंक कार्ड से पैसे निकाले और सुरक्षा कैमरों में बिना अपना चेहरा छुपाए या अपनी पहचान छुपाने की कोई कोशिश किए रिकॉर्ड हुआ। वो कई रेस्तरां में खाना खाने गया। तो सवाल है, जेवियर कहां है? परिवार को किसने मारा? या क्या वे अभी भी जिंदा हैं? क्या जेवियर सच में अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन के लिए काम कर रहा था? हम इस मामले पर आपकी राय और थ्योरी नीचे कमेंट्स में जानना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।